डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आज दिनांक 4 नवंबर 2024 को एक ट्वीट किया गया। कई दिनों से उत्तर प्रदेश समेत देश भर में जो विद्यालयों को बंद करने की प्रक्रिया चल रही थी, उसको लेकर के जो न्यूज एजेंसीज के द्वारा खबरें प्रकाशित की जा रही थी, उन खबरों का खंडन करते हुए आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कतिपय समाचार माध्यमों में प्रकाशित खबर, जिसमें 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को निकटवर्ती विद्यालयों में विलय करते हुए, विलय मतलब कि मर्ज करने की बात की जा रही है, विलय करते हुए एवं बंद करने की बात की गई है, जो कि बिल्कुल भ्रामक एवं निराधार है। यानी कि इसका कोई आधार नहीं है, ये बिल्कुल असत्य खबर है, ऐसा इन्होंने कहा है। किसी भी विद्यालय को बंद किए जाने की कोई प्रक्रिया गतिमान नहीं है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 11:15 बजे 4 नवंबर को ये ट्वीट किया गया है। बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो साफ मना कर दिया कि हमने इस प्रकार की कोई भी पत्र जारी नहीं किया है या फिर इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है। तो फिर अगर मैं आपको एक पत्र दिखाऊं जो कि 14 अक्टूबर 2024 का है, जो कि बाराबंकी जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा लिखा गया है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर अगर मैं इनका विषय दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विद्यालय को सम्मिलित करने की बात चल रही थी, उसके संबंध में कौन सा विद्यालय किस में मर्ज होगा और साथ ही साथ जो नया U- कोड होगा उसके संबंध में यहाँ पर बाकायदा इस पत्र में लिखा गया है। तो बिना बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की अनुमति के और बिना उनके निर्देश के क्या बेसिक शिक्षा अधिकारी और जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं वो अपने स्तर पर इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं? तब तो ये बहुत गंभीर विषय है कि बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट को कुछ पता ही नहीं है और बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी अपने स्तर पर विद्यालयों को मर्ज कर रहे हैं। इसके अलावा आपका ध्यान मैं एक और लेटर पर ले जाना चाहूँगा, जो कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बांदा के द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2024 को लिखा गया, सभी समस्त जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनको संबोधित करते हुए। इसमें आप देख पा रहे होंगे U- 2023-24 के डेटा में 50 से कम नामांकन होने के फलस्वरूप विद्यालयों के संबंध में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इस पत्र को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ऊपर से पैराग्राफ जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से तीसरी लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, दूसरी लाइन से शुरू करते हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक, ये पत्रांक का नंबर भी लिखा गया है, यानी ये पत्र फर्जी नहीं हो सकता। बाकायदा जिस डिपार्टमेंट के द्वारा ये पत्र लिखा गया उनका बाकायदा पत्र नंबर भी लिखा गया है और ये पत्र 11 जून 2024 को लिखा गया था, ये अवगत कराते हुए कि U- 2023-24 में नामांकन 50 से कम था, जिस कारण अधोहस्ताक्षरित कार्यालय पत्रांक दिनांक 50 से कम नामांकन वाले 332 विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। और साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हैं आपके विकास खंड में संचालित परिषदीय विद्यालय जिनका नामांकन U- वर्ष 2023-24 में 50 से कम नामांकन है, उन विद्यालयों के आसपास कितने परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं एवं संचालित 50 से कम नामांकन परिषदीय विद्यालयों से कितनी दूरी है। तो ये सब कुछ डेटा जुटाया जा रहा था, जिससे उस विद्यालय को जहां पर 50 से कम रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उनको दूसरे विद्यालय में मर्ज किया जा सके। ये दूरी इसी वजह से मांगी जा रही थी ताकि नज़दीकी विद्यालय का पता लगाया जा सके जिसमें उसको मर्ज होना है। और ये पत्र भी आप देख पा रहे होंगे बाकायदा जारी किया गया है। तो क्या ये सभी चीज़ें बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाक के नीचे हो रहा है और बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट को पता तक नहीं है? अगर आज उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया है कि ये सभी खबरें भ्रामक है, तो क्या वो इन सभी पत्र, इन सभी लेटर्स को का भी खंडन करेंगे? या फिर जो चीज़ें चल रही हैं, जब राजनीतिक मुद्दा बना, जब लोगों के बीच जागरूकता बढ़ी कि किस तरीके से सरकारी विद्यालयों को बर्बाद किया जा रहा है, तब जाकर के इस प्रकार का खंडन सामने आया है। श्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा लगातार इसका विरोध किया जाता रहा ट्विटर के माध्यम से, और आज भी उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि सरकारी विद्यालयों के 30 बच्चे पेरिस भेजे जा रहे हैं फ्रेंच भाषा का एडवांस कोर्स करने के संदर्भ में। ये सरकारी विद्यालय का डेटा है जो दिल्ली में चीज़ें चल रही हैं, और एक उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की परिस्थितियां हैं जहां पर नामांकन के बेस पर विद्यालयों को बंद करने की प्रक्रिया चल रही थी। अब उसका खंडन किया जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव बन गया था। इससे पहले ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस प्रकार का खंडन किया गया है। इससे पहले अगर आपको याद हो तो गार्गी योजना एक लाई गई थी, जहां पर एक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर अवेलेबल नहीं थे, तो वहां पर एडहॉक पर टीचर रखे जा रहे थे और वो भी बिना बीएड बीटीसी कंप्लीट किए ऐसे महिला टीचर को वहां पर हायर किया जा रहा था जो कि केवल ग्रेजुएट हो। ना तो सीटेट मांगा गया था, ना तो यूपीटेट मांगा गया था, और ना ही वहां पर डीएलएड, ना ही बीएड मांगा गया था। तो उसका भी उस समय विरोध किया गया, तो उस फैसले को वापस लिया गया। इससे पहले अगर आपको याद हो तो जो सामूहिक विवाह होता है उत्तर प्रदेश में, उसमें महिला टीचर्स की
ड्यूटी लगाई गई थी जो दुल्हन होती है उसको सजाने के लिए। तो इस प्रकार के फैसले आखिर होते क्यों हैं जो बार बार इनको वापस लेना पड़ता है? नो डाउट इस प्रकार की चीज़ें आज नहीं हो रही हैं, बहुत पहले से हो रही है शिक्षा विभाग में। तो क्या शिक्षकों की हायरिंग, आज इतना बंदा ग्रेजुएट है, उसके बाद से बीएड बीटीसी कंप्लीट किया हुआ है, उसके बाद से टेट सीटेट क्वालिफाई हुआ है, उसके बाद से सुपर टेट क्वालिफाई करके जाकर के वो सरकारी विद्यालय में टीचर बनता है, तो क्या इनकी क्वालिफिकेशन इतनी हल्की है कि इनको सामूहिक विवाह में दुल्हन को सजाने के लिए ड्यूटी लगाया जाए? या फिर इस प्रकार के आज इतने लाखों की संख्या में बीएड बीटीसी बेरोजगार बैठे हुए हैं और आप गार्गी योजना के अंतर्गत ऐसे केवल ग्रेजुएट लड़कियों को हायर कर रहे थे जो कि ना तो बीएड ना तो डीएलएड हो और ना ही टेट ना ही सीटेट पास हो। तो इस प्रकार के फैसले आखिर क्यों होते हैं जिसका बार बार खामियाजा बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट को भुगतना पड़ता है फजीहत के तौर पर? इस प्रकार के नीतियों और इस प्रकार के फैसलों का समाज पर दूरगामी क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे तभी इस प्रकार के फैसले का दूरगामी क्या असर पड़ेगा वो आप समझ पाएंगे। सरकार जो भी नियम नीति लाती है उसका आंख बंद करके केवल सपोर्ट करना इस वजह से क्योंकि आप उस पार्टी विशेष के सपोर्टर हैं, निश्चित तौर पर आपके समाज के लिए बहुत निगेटिव हो सकता है। आज से कुछ समय पहले अगर आपको याद हो तो केंद्र सरकार कृषि कानून लेकर के आई थी जिसका उस समय किसानों के द्वारा भारी विरोध किया गया, और जिस पार्टी के द्वारा यह कानून लाया गया था उस पार्टी के सपोर्टर जो कि बिना उन मुद्दों को जाने सरकार के सपोर्ट में खड़े थे कि यह कृषि कानून मास्टर स्ट्रोक है सरकार की तरफ से। जब सरकार ने उन नीतियों को उन कानूनों को वापस लिया, उनके पास ऐसे सपोर्टर्स जो कि बिना चीज़ों को जाने बिना मुद्दों को जाने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो पार्टी विशेष के सपोर्टर थे, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अब सेम स्थिति उत्तर प्रदेश में जो खंडन किया गया है उसके बाद होने लगी है। तो निश्चित तौर पर सरकार इन नीतियों और इन फैसलों की वजह से ऐसे अपने खुद के सपोर्टर्स का भी मजाक उड़वा देती है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर एक कमेंट देख पा रहे होंगे जो कि कल के वीडियो में आया था, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनके द्वारा ये कहा गया है कि सरकार के द्वारा बहुत अच्छा डिसीजन है, सरकारी प्राइमरी स्कूल हमेशा से रहे हैं इंडिया में, बट एजुकेशन लेवल सबसे ज़्यादा बर्बाद इन्हीं स्कूल ने किया है। प्राइवेट स्कूल ना होते तो आज भी हम गोबर ही उठा रहे होते। सरकारी प्राइमरी स्कूल के टीचर भी बस बैठ के पैसे ही लेते हैं। याद करिए, आपके पिताजी आपके दादाजी जब पढ़ रहे होंगे उस समय प्राइवेट स्कूल का चलन नहीं था, गांव में वो सरकारी विद्यालय से ही पढ़ करके आज इस स्थिति में हम लोग पहुंचे हुए हैं। और उस समय की जो एजुकेशन था वो एजुकेशन आज के एजुकेशन में बहुत अंतर है। आज का एजुकेशन अगर आप जिस प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं वहाँ पर आपको सारी सुविधाएं प्राइवेट स्कूल से लेनी है, चाहे किताब की बात कर लीजिए, ड्रेस की बात कर लीजिए, लेकिन एजुकेशन वहाँ से मिलेगी या नहीं इस बात की गारंटी नहीं है। आज नर्सरी में बच्चा एडमिशन लेता है वो तुरंत कोचिंग पकड़ लेता है। आप समय याद करिए जब आपके पिताजी आपके दादाजी पढ़ाई कर रहे होंगे उस समय उतनी मंथली इनकम नहीं थी कि कोई टीचर लगवाने की सोच भी सके, लेकिन वही सरकारी विद्यालय का टीचर उनको पढ़ा करके आज उस लायक बनाया था ताकि आपके सारे वो नखरे उठा सके और सारे आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो केवल ये ब्लेम करना केवल एक पार्टी विशेष के लिए निश्चित तौर पर बहुत ही निंदनीय है। दूसरा कमेंट आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत अच्छा डिसीजन था, इनके द्वारा भी कहा गया और इनके द्वारा भी कहा गया कि सरकार का बहुत अच्छा डिसीजन है। ये सारे जो कमेंट आते हैं निश्चित तौर पर इस प्रकार के कमेंट ऐसे ही सपोर्टर के द्वारा किए जाते हैं जो कि ना तो आगे देख रहे हैं ना तो पीछे देख रहे हैं कि इस फैसले का क्या दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। और सरकार ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमने इस प्रकार का कोई फैसला लिया नहीं है, हम जो भी डिसीजन लिए थे वो भ्रामक है और उस तरीके का कोई भी विद्यालय मर्ज नहीं होगा, कोई भी विद्यालय बंद नहीं होगा। अब इन सपोर्टर्स के पास तो कोई रहा नहीं बोलने के लिए। जैसे उस समय कृषि कानून जब वापस लिया गया था तो ऐसे सपोर्टर पहले भी बोल रहे थे सरकार का मास्टर स्ट्रोक है, और जब फैसला वापस ले लिया गया तब उनकी मजबूरी हो गई फिर कहना कि सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। मतलब ऐसे वोटर्स सिर्फ देश की जनसंख्या में काउंट होने के लिए बने हैं, उनका अपना कोई स्टैंड नहीं है। कोई पार्टी विशेष क्या डिसीजन ले रही है उसको हमेशा वो सपोर्ट करते हैं, चाहे वो सही हो या फिर गलत हो। आपको खुद अपना स्टैंड लेना होगा क्योंकि आप पढ़े लिखे समाज से आते हैं। आप समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं? एक पार्टी विशेष देश नहीं है, देश ऊपर है, पार्टी विशेष या फिर कोई सरकार उसके नीचे आती है। और ये मैं किसी एक पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सबका वही हाल है। तो अगर आप देश में राजनीतिक माहौल चाहते हैं तो सरकार के सही फैसलों का सपोर्ट करिए और सरकार के गलत फैसलों का विरोध करना सीखिए। साथ ही साथ कुछ कमेंट ऐसे भी आए थे जिसमें बीएड वाले अभ्यर्थी इस बात की खुशी मना रहे थे कि चूंकि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है और जब ये स्कूल बंद हो जाएंगे प्राथमिक विद्यालय तो वहां पर इनकी वैकेंसी खत्म हो जाएगी, यानी डीएलएड वालों के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। यही कहा जाता है एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पर परिषदीय विद्यालयों की बात हो रही है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों आता है। जो लेटर मैंने आपको दिखाया उसमें अपर प्राइमरी में जिन विद्यालयों में 50 से कम बच्चे हैं उनको भी मर्ज करने की बात चल रही है। अपर प्राइमरी में केवल डीएलएड एलिजिबल नहीं है, उसमें बीएड भी एलिजिबल है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इससे डीएलएड की नौकरी खत्म हो रही है तो इससे आपकी भी नौकरी खत्म हो रही है। अगर आप मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखे रहते तो इस प्रकार का जवाब कभी भी ना दिए रहते, क्योंकि ये कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे केवल डीएलएड प्रभावित होगा, इससे बीएड भी प्रभावित होगा। बीएड के लिए अपर प्राइमरी में लास्ट वैकेंसी 2013 में आई थी, आज हम लोग 2024 में हैं, 11 साल हो चुका है, कोई भी अपर प्राइमरी की वैकेंसी नहीं आई है। इस मुद्दे को उठाने के बजाय आप इस बात से खुश हो रहे थे कि सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं। वहाँ पर प्राइमरी स्कूल की बात नहीं हो रही है, वहाँ पर अपर प्राइमरी भी मर्ज होना है, क्योंकि आरटी एक्ट में अपर प्राइमरी और प्राइमरी दोनों की बात होती है। तो इस प्रकार का जो एक तरफा नफरत है किसी एक कोर्स के लिए, या फिर जो डीएलएड वाले हैं बीएड के प्रति और बीएड वाले हैं वो डीएलएड के प्रति, वो बहुत ही गलत रवैया है, क्योंकि इसके वजह से हम लोग आपस में बंट जाते हैं और इसका सरकार फ़ायदा उठा ले जाती है और साथ ही साथ समाज पर इसका गलत इंपैक्ट पड़ता है। जो बीएड को बाहर करने का डिसीजन था वो पर्टिकुलर किसी डीएलएड अभ्यर्थी या फिर कोई सरकार का या फिर किसी का नहीं था, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रूव किया कि एनसीटी की गलत नीतियों की वजह से बीएड को शामिल कर लिया गया था, सरकार की गलत नीतियों की वजह से शामिल कर लिया गया था। तो इस प्रकार का जो नफरत है डीएलएड का बीएड के प्रति और बीएड का डीएलएड के प्रति, वो निश्चित तौर पर इस पूरे भर्ती और इस पूरे मामले को लेकर के और ज़्यादा आग में घी डालने का काम कर रहा है। क्योंकि आप एक विद्यार्थी के तौर पर सोचिए, एक समाज में सभ्य नागरिक के तौर पर सोचिए, ना कि बीएड और डीएलएड के तौर पर। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।